हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथस्थान एंड वेलकम टू द क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सोवरेनिटी एंड पावर एंड अथॉरिटी। क्या होता है सोवरेनिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड हाउ वी विल डिफाइन पावर एंड अथॉरिटी इन पॉलिटिकल टर्म्स, समझेंगे आज के लेक्चर में। इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली, और क्या क्या चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर। अब जैसे कि कोई भी टॉपिक समझने से पहले ना हम उसका मतलब समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो समझते हैं सॉवरेनिटी का क्या मतलब है। देखो, सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम एब्सोल्यूट एंड फाइनल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी एंड पीपल। यानी ये पावर है किसकी? स्टेट की। एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स स्टेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया विद बाउंड्रीज। ठीक है, और उस बाउंड्रीज को गवर्न करने वाली गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो सोवरेनिटी वो स्टेट की वो पावर है जहां पर स्टेट के पास एक सुप्रीम, एक एब्सोल्यूट एंड फाइनल अथॉरिटी होती है अपने देश और अपने देशवासियों के मैटर्स में। यानी कि जब हम बोलते हैं कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, लिखा है ना इंडिया के प्रेम्बल में दैट इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वहां पर ये वर्ड सॉवरेन भी तो आया है। सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया एक वो कंट्री बन चुकी है, या इंडिया एक वो कंट्री है जहां पर इंडिया के पास एब्सोल्यूट एंड फाइनल पावर्स है अपने देश के लिए फैसले लेना और अपने देशवासियों के लिए फैसले लेना। ठीक है, तो इससे कॉनोटेशन तो ये निकल करके आती है कि इंडियंस या फिर इंडिया या इंडिया की गवर्नमेंट अपने देश के लिए खुद फैसले ले सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अनदर कंट्री। यानी बिना किसी और कंट्री के हस्तक्षेप के भारत अपनी जो डिसीजंस है वो खुद ले सकती है। तो पहला जो कॉनोटेशन आपको मिला सॉवरेन से वो ये है कि अ कंट्री कैन टेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अनदर कंट्री, या फिर किसी भी बाहरी तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूशन से प्रभावित ना हो करके, बल्कि अपने लिए खुद से फैसले लेना। दूसरा कॉनोटेशन ये है दैट वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। है ना, हम डिपेंड नहीं हो रहे अपने डिसीजंस के लिए, इंडिपेंडेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अपने देश के लिए हम खुद से फैसले ले सकते हैं। और सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इन पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज स्टेट की सुप्रीम एब्सोल्यूट एंड फाइनल अथॉरिटी। है ना, किसके ऊपर? अपने देश की टेरिटरी और अपने देशवासियों के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, राज्य की सर्वोच्च, अंतिम और पूर्ण सत्ता जो अपने क्षेत्र और नागरिकों पर लागू होती है। तो दैट इज मीन सोवरेन। सोवरेनिटी का मतलब समझ में आया? वी गॉट टू नो कि क्या मतलब होता है, क्या पावर है, और क्यों हम बोलते हैं दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। पहली चीज, इंडिया अपने लिए फैसले खुद ले सकता है बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। दूसरा, इंडिया इंडिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो अपने लोगों के लिए जो चाहे डिसीजन ले सकता है, हमें किसी भी और देश की या इंस्टीट्यूशन के इंटरफेरेंस की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मतलब था सोवरेनिटी का। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंकर जो सॉवरेनिटी के ऊपर जिन्होंने अपना विचार रखा वो थे जीन बॉर्डन। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट है और इनडिवाइसेबल है। मतलब क्या? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो भी पावर है, जो अथॉरिटी लोगों पर अपने रूल्स वगैरह लागू कर रही है, वो सिर्फ उसी की है और कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट का मतलब आप समझ सकते हैं इन इजी टर्म्स, अनचेंजेबल। ठीक है, बदला नहीं जा सकता। सॉवरेनिटी एक अनचेंजेबल अनडिनायबल पावर है और इनडिवाइसेबल है, यानी इसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे रॉबर्ट डाल ने पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, पॉलीआर्की में उन्होंने क्या कहा कि देयर शुड बी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स। जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर द ग्लिच एवरीवन। यस, सो ही सेड मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स। ठीक है, तो जेन बॉर्डन कहते हैं कि जो आपकी पावर है ना, जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, एक तो वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी वो अनचेंजेबल, बदली ना जा सके, और दूसरी वो डिवाइड भी ना हो, यानी वो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग लोगों के पास ना जा करके
स्टेट अनडिवाइसेबल पावर हो, वो सारी की सारी पावर्स अपने अंदर रखे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जेन बॉर्डन का, जिन्होंने सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को क्या कहा, एब्सोल्यूट एंड इनडिवाइसेबल। उसके बाद जो दूसरे थिंकर आते हैं वो है थॉमस हॉब्स, वेरी फेमस नेम इन पॉलिटिकल थ्योरी। ही सेड एब्सोल्यूट सॉवरेन फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। यानी कि सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो भी स्टेट है, जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है ना, वो अनचेंजेबली एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट सॉवरेनली होनी चाहिए। क्यों? ताकि देश में ऑर्डर या फिर बैलेंस मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अगर स्टेट्स के पास फुल अथॉरिटी होगी तो तभी वो अपने स्टेट में ऑर्डर या फिर शांति बनाकर रख सकता है। सो थॉमस हॉब्स ने भी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया और कहा कि ये जो पावर है स्टेट की टू टू डू व्हाट, क्या है सोवरेनिटी, अभी लास्ट स्लाइड में समझा था कि सुप्रीम एब्सोल्यूट एंड फाइनल अथॉरिटी किस चीज की, स्टेट की, फैसले लेने के लिए। किसके लिए फैसले लेना? अपने देशवासियों के लिए और अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट पावर है, यही सेम चीज थॉमस हॉब्स ने भी कही कि सोवरेनिटी एक एब्सोल्यूट पावर है और ये होनी चाहिए ताकि देश में संतुलन बना रहे, ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स को समझने के बाद चलता है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अच्छा, ये जो दो इंपॉर्टेंट नाम है ना, सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट्स के साथ, ये दो नाम ही बहुत पॉपुलरली एसोसिएटेड है, इसीलिए इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी हैव टू स्टडी व्हाट जीन बॉर्डन सेड एंड व्हाट थॉमस हॉब्स सेड अबाउट सोवरेनिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी। अब ये हमने तो बता दिया कि भाई सोवरेनिटी क्या है, स्टेट की पावर है, ये एब्सोल्यूट और अनडिनायबल पावर है स्टेट की अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए फैसला लेने की। क्या फीचर्स होते हैं सोवरेनिटी के, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है सुप्रीमेसी, यानी जो स्टेट है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। किस चीज के लिए? फैसले लेने के लिए, इजंट इट? तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो एक देश है वो सुप्रीम होगा। ठीक है, ये सोवरेनिटी के फीचर्स हैं। सबसे पहला सुप्रीमेसी, उसके बाद एब्सोल्यूटनेस, अनलिमिटेड पावर, अनचेंजेबल, है ना, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, एंड दैट इज अनलिमिटेड। तो एब्सोल्यूटनेस यानी सोवरेनिटी क्या बोलती है कि एक पर्टिकुलर देश के पास और उसकी सरकार के पास अपने देश के लिए पावर्स और फैसले लेने के लिए या पावर्स डिसाइड करने के लिए अनलिमिटेड पावर्स हैं। ठीक है, उसके बाद परमानेंस, सोवरेनिटी, जो भी देश खुद को सॉवरन कहेगा, दैट इज परमानेंट, यानी दैट कंटिन्यूज इवन इफ रूलर्स चेंज। यानी अगर सरकारें बदली भी जाती हैं तब भी सोवरेनिटी तो परमानेंट रहेगी ना। भले ही सरकार बदल गई लेकिन इंडिया तभी भी अपने लिए फैसले लेगा ना। जाहिर सी बात है, वो यूएसए को तो बोलेगा नहीं कि हमारी सरकार बदल गई है, आओ आप हमारे देश के लिए कानून बनाओ। ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ये परमानेंट होता है। ठीक है, इनडिवाइजिबिलिटी, कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब इंडिया जो है अपनी पावर्स दूसरे देशों के साथ या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर नहीं कर सकता। इंडिया की जो सॉवरेनिटी की पावर है वो केवल और केवल इंडिया की रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। ठीक है, तो इंडिया के लोग हैं या इंडिया के लोगों के लिए फैसला लेना सिर्फ भारत की सरकार करेगी या भारत के नागरिक करेंगे। तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है? इनडिवाइसेबल है। उसके बाद यूनिवर्सैलिटी, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है सोवरेनिटी का। अच्छा, अब यूनिवर्सल कैसे समझोगे? दैट इट अप्लाइज टू ऑल विद इन टेरिटरी, सभी पर लागू होगा। यानी इंडिया के अंतर्गत जितने भी फैसले लिए जाएंगे, पॉलिसीज ली जाएंगी थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अप्लाई होगा, है ना, इन द एंटायर टेरिटरी एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो है यूनिवर्सैलिटी का मतलब। तो क्या क्या फीचर्स पढ़े हमने सोवरेनिटी के? सुप्रीमेसी, एब्सोल्यूटनेस, परमानेंस, इनडिवाइजिबिलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द हिंदी मीडियम, दे कैन डेफिनेटली, यहाँ से आप समझ सकते हो इनका मीनिंग एंड इनकी जो टर्म्स आपको यूज करनी है या जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको मीनिंग समझ में आया होगा, थिंकर समझ में आए होंगे, एंड फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, ये वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, हम अक्सर इस वर्ड का मतलब भूल जाते हैं, तो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग क्या है सोवरेनिटी वर्ड का? सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम, एब्सोल्यूट एंड फाइनल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी एंड पीपल्स।
ठीक है? सार्वभौमिकता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च, अंतिम और पूर्ण सत्ता जो अपने क्षेत्रों और नागरिकों पर लागू होती है। दिस इज व्हाट सोवरेनिटी मीन। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स रिलेटेड टू सोवरेनिटी। पहले जीन बॉर्डन, जिन्होंने कहा सोवरेनिटी एब्सोल्यूट है, अनचेंजेबल है, इस ये अनलिमिटेड पावर्स रखने वाली एक कॉन्सेप्ट है। अनलिमिटेड पावर्स किसके पास? स्टेट्स के पास ऑब्वियसली, है ना। एंड इनडिवाइसेबल है, डिवाइड नहीं की जा सकती, शेयर नहीं की जा सकती किसी के भी साथ। फिर थॉमस हॉब्स कहते हैं एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, कि जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनचेंजेबल एंड अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, ताकि देश में ऑर्डर या जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। ठीक है। उसके बाद पढ़े हमने फीचर्स। फीचर्स में हमने टोटल 5 फीचर्स हमने पढ़े। पहला, सोवरेनिटी कैसी है? सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग देती है उस पर्टिकुलर स्टेट को। उसके बाद एब्सोल्यूटनेस, यानी टोटल वो पावर एक स्टेट को ही बिलोंग करती है, दैट और दे कैन होल्ड अनलिमिटेड पावर्स, अनचेंजेबल पावर्स टू मेक डिसीजंस अपने देश के लोगों के लिए। फिर परमानेंस, यानी कि अगर भले ही सरकार बदल भी जाए तो भी इंडिया या कोई भी देश जो खुद को सॉवरेन कहता है वो सॉवरेन ही रहेगा, है ना। वो एक परमानेंट कैरेक्टर है सॉवरेनिटी का। उसके बाद इंडिविजिबिलिटी, डिवाइड नहीं की जा सकती। आप इसको जो अपने पावर्स हैं या जो ये सॉवरेन एक कॉन्सेप्ट है फैसला लेने का, जो आप एक कंप्लीटली खुद को एक हाउ कैन वी से इट कि सिर्फ आपको अपने देश के लिए फैसला लेने की अनुमति है, या आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो इनडिवाइसेबल है। एंड देन कम्स यूनिवर्सैलिटी, यानी जो भी टेरिटरी में देश में जितने भी लोग हैं उन सभी पर लागू होगा। ये होता है सॉवरेन का कॉन्सेप्ट, यानी जो भी फैसला लिया है सरकार ने बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होगा विद इन द एंटायर टेरिटरी। ठीक है। ये होता है सॉवरेन का मतलब एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, यानी सार्वभौमिकता के प्रकार कितने हैं। सबसे पहले लीगल सोवरेनिटी। देखो ये जो लीगल सोवरेनिटी है ये होती है अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त सत्ता, उसको बोलता है लीगल सोवरेनिटी। कि हम खुद को सॉवरन बोल रहे हैं तो हमने प्रियम्बल में भी लिखा है दैट इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमने कहा है कानूनी तौर पर भी हम खुद को क्या मानते हैं? एक सॉवरन कंट्री, एक सार्वभौमिक कंट्री मानते हैं। ठीक है। हम ये मानते हैं कि भारत अपने लिए फैसले खुद से ले सकता है बिना किसी के हस्तक्षेप के, और हम अपने फैसलों के लिए अपने देश में हो रही या देश में बन रही पॉलिसीज के लिए किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो दैट इज लीगल सॉवरेनिटी, जब कानूनी तौर पर भी हम इस चीज को मान्यता दें। ठीक है। और इसको सपोर्ट करने वाले थिंकर थे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने लीगल सॉवरेनिटी का सपोर्ट किया और बोला कि अगर आप खुद को सॉवरन मान रहे हो तो कानूनी तौर पर भी उसको मान्यता दो। ये थी लीगल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहता है कि जो रियल पावर है फैसले लेने की वो लोगों के हाथ में है, और उन लोगों के हाथ में जो आपके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, यानी जो वोट कर रहे हैं। तो जिसका देश, जैसे हम डेमोक्रेसी में भी बात करते हैं ना, पॉलिटिकल सोवरेनिटी या पॉपुलर सोवरेनिटी, तो पॉपुलर सोवरेनिटी या फिर पॉलिटिकल सोवरेनिटी टू बी वेरी प्रिसाइज कहें तो उनका मानना है कि रियल पावर जो है वो लोगों के पास है, वो लोग जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने लीडर्स को चुन रहे हैं। सो दैट इज योर पॉलिटिकल सोवरेनिटी, दैट वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है। ये मानना था पॉलिटिकल सोवरेनिटी का। उसके बाद इंटरनल सोवरेनिटी, यानी आंतरिक सार्वभौमिकता। इनका कहना है कि राज्य के अंदर की सर्वोच्च सत्ता, अथॉरिटी विद इन द स्टेट। अब ये देखो एक टाइप है इंटरनल सोवरेनिटी, मतलब अब आप स्टेट गवर्नमेंट्स का एग्जांपल ले लो। उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। वो कोई भी लॉ पास कर रही है तो वो उत्तराखंड की बाउंड्रीज तक क्या है? सॉवरन है, सब पर लागू होगी, है ना। लेकिन अगर हम कहें कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के लिए कोई कानून बनाया, क्या वो महाराष्ट्र में लागू करना जरूरी है या एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, इजंट इट। तो वो होती है इंटरनल सोवरेनिटी, कि आपको अपने राज्य के अंदर, ना राज्य हियर डज नॉट नेसेसरी मीन्स की कंट्री ओनली, है ना। पॉलिटिकल साइंस में जब भी हम स्टेट वर्ड बोलते हैं तो दैट इज अ पर्टिकुलर टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है ना। तो वो
टेरिटोरियल बाउंड्री होती है दैट कैन बी मोर और लेस, वो पूरा देश भी हो सकता है, वो कंट्री भी हो सकता, वो सॉरी देश भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर जिसे हम इन टर्म्स ऑफ स्टेट पर्टिकुलर स्टेट भी कह सकते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है टेरिटोरियल बाउंड्री वाला एक एरिया जहां पर एक पर्टिकुलर सरकारी इंस्टीट्यूशन शासन कर रहा है। अंडरस्टूड? तो कंफ्यूज मत होना स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस और स्टेट जैसे हम बोलते हैं उत्तराखंड महाराष्ट्र वगैरह की स्टेट्स। ठीक है ना? तो इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब समझ में आया? अथॉरिटी विद इन द स्टेट, यानी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर जब एक सरकार की सोवरेनिटी है, पावर है कि वो लॉज बना सकता है, अपने लोगों के लिए फैसले ले सकता है, उसको कहा जाता है इंटरनल सोवरेनिटी। अब उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। अब ये है कि बाहरी जो देश, जैसे हमने यहाँ पर उत्तराखंड और महाराष्ट्र की बात करी, दिस वाज इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल, है ना? ये एक इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया। अब जैसे हमने बोला इंटरनल सोवरेनिटी कि उत्तराखंड उत्तराखंड के लोगों के लिए रूल बना सकते हैं, नॉट नेसेसरली वो महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं। ठीक है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहती है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता। अगर महाराष्ट्र कहे कि हम भाई केंद्र सरकार की बात तो मान लेंगे, लेकिन हम यूपी सरकार की कर और आंध्र प्रदेश सरकार की बात हम नहीं मानेंगे, अपने लोगों पर लागू नहीं करेंगे, तो वो ही कॉन्सेप्ट आ गया एक्सटर्नल सोवरेनिटी का कि बाहरी इन्फ्लुएंसेस से फ्रीडम। ठीक है ना? और इसको आप ये तो इंडिया के स्टेट्स का एग्जांपल था, पर्टिकुलरली इंडिया का भी एग्जांपल ले लो। अब इंडिया बोलता है हम सॉवरेन कंट्री है, मतलब हम चाइना के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम यूएसए के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम वो करेंगे जो हमारे देश के लिए बेहतर है या हमारे देशवासियों के लिए बेहतर है। तो ये कहना कि हम किसी भी बाहरी एक्सटर्नल कंट्रोल से मुक्त है, दैट इज योर एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ये बाहरी सार्वभौमिकता या बाह्य सार्वभौमिकता। तो ये 4 टाइप्स आपको समझ में आए। लीगल सोवरेनिटी मतलब वो सार्वभौमिकता, वो सोवरेनिटी जिसे कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और कानून ये कहता है कि ठीक है, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने जो फैसला किया वो इन लोगों पर एप्लीकेबल होगा, यानी कानूनी तौर पर मान्यता होना, उसको बोल देंगे लीगल सोवरेनिटी। सपोर्टर थे जॉन ऑस्टिन। फिर आती है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहता है कि जो रियल पावर है दैट इज विद पीपल एंड उन लोगों के पास जो वोट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। उसके बाद इंटरनल सोवरेनिटी विद इन द स्टेट, यानी अपने देश के अंदर, अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हमारे पास फुल अथॉरिटी है कि हम कैसे भी कानून बनाए अपने लोगों के लिए, ऑल्दो दैट शुड बी बेनिफिशियल, नो डाउट। ठीक है। लेकिन एक फ्रीडम है ना कि हम अपने लोगों के लिए अपने राज्य के अंदर जैसी भी हम अथॉरिटी लाना चाहें वो ला सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब बाहरी कंट्रोल से फ्री होना। ठीक। मूविंग ऑन, लास्ट पॉपुलर सोवरेनिटी। ये टर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार सुनी है ना, जनसत्ता, और इसके सपोर्टर रहे हैं जे रूसो। और जहां जे रूसो की बात आती है वहां पर ये 2 वर्ड्स अपने आप जुड़ जाते हैं। पहला जनरल विल, दूसरा पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी कहता है कि पावर लाइज विद इन द पीपल, सिंपल। वो कहते हैं कि सत्ता जनता में निहित होती है, यानी कि जो भी लोगों की इच्छा है, जो भी फैसला लोग लेना चाहते हैं, वही फैसला सरकार को भी लेना चाहिए, और रियल पावर जो है वो लोगों में होती है। और यही चीज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी कहती है कि पावर इज हेल्ड बाय पीपल एंड इलेक्टोरेट। तो अगर कहीं इस तरीके का क्वेश्चन आपको बाय चांस मिल जाता है कि जे रूसो सपोर्टेड पॉलिटिकल सोवरेनिटी, द आंसर विल बी ट्रू या फिर यस। ठीक है ना? क्योंकि जे रूसो का भी यही मानना था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी और सॉरी पॉपुलर सोवरेनिटी, कि जो रियल पावर होती है वो लोगों के पास होती है या फिर देशवासियों के पास होती है। तो आई होप ये 5 टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थ्योरीज ऑफ सोवरेनिटी। कौन सी थ्योरीज है, कौन से सिद्धांत है जो सोवरेनिटी पर बेस्ड है? सबसे पहले मोनिस्टिक थ्योरी, एकात्मक सिद्धांत। अब ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी कहती है सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट एंड इनडिवाइसेबल, यानी पूर्ण और अविभाज्य है। एंड थिंकर्स जीन बॉर्डिन, थॉमस हॉब्स, हम पहले निपट चुके हैं। तो ये बोलते हैं कि जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, पहली बात तो ये अनलिमिटेड है। ठीक है। ये पूरी तरह अनलिमिटेड
पावर्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, अनलिमिटेड पावर्स प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ अनचेंजेबल है, यानी बिल्कुल एब्सोल्यूट होना, बिल्कुल पूरी तरह से जो है अपने आप में एक फुलफिल्ड होना, ठीक है, पूर्ण होना जिसे कहोगे। एंड इनडिवाइसिबल, यानी इसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, है ना। तो यही चीज मोनिस्टिक थ्योरी कहती है। बस ये जीन बॉर्डन और थॉमस हॉब्स के एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को ही हमने नाम दे दिया है मोनिस्टिक थ्योरी। ठीक, उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरी आती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। ये कहती है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल ग्रुप्स। अब इन्होंने जो मोनिस्टिक थ्योरी था ना, मोनो मतलब वन, ठीक है, मोनो मतलब एक, तो ये बोलते हैं कि जितनी भी पावर्स हैं सोवरेनिटी की, वो एक में सीमित है, अनडिवाइसेबल है, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट है, अपने आप में ही कंप्लीटेड एंड फुलफिल है, और अनलिमिटेड है। तो ये सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है मोनिस्टिक थ्योरी। सपोर्टर्स थे जीन बॉर्डन एंड थॉमस हॉब्स। अब जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है वो इसकी टोटली ऑपोजिट है। वो कहती है कि भाई जो पावर है ना, वो एक केंद्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक है। सत्ता विभिन्न समूहों के विभाजित होती है। तो इन्होंने इस चीज को उल्टा कह दिया, इसलिए ये हो गई प्लूरलिस्टिक थ्योरी। कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर है? हैरल्ड लास्की एंड GDH कोल। तो ये तो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था प्लूरलिस्टिक थ्योरी को। समझ गए हो कि एक तरफ ये बोलते हैं सोवरेनिटी की जो पावर है वो एब्सोल्यूट है, इंडिवाइसेबल है ना, पूर्ण है और अविभाज्य है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहती है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए अमंग मल्टीपल ग्रुप्स, अगर आपको एक राज्य को जो है कंट्रोल करना है या रन करना है, ठीक है। मूविंग ऑन, थर्ड थ्योरी है पॉपुलर सोवरेनिटी की थ्योरी। पॉपुलर सोवरेनिटी वर्ड सुनते ही अब तो शायद आपको रट भी जाना चाहिए कि जे रूसो का नाम आता है। पॉपुलर सोवरेनिटी जनसत्ता सिद्धांत ये क्या कहता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। वेरी सिंपल, यानी अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर जनरल विल, कि जो पावर्स है वो किसके पास है? लोगों के पास, सिटीजन्स के पास, ठीक है ना। तो यही है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन से कंसीडर कर सकते हो इसको, सिटीजन्स से वो कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। एंड सोवरेनिटी मीन्स पावर टू रूल, है ना। तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो लोगों के पास होती है, ये कहा था जे रूसो ने। और थिंकर्स हैं सॉरी, जे रूसो, ऑब्वियसली थिंकर इज जे रूसो, एंड कॉन्सेप्ट दैट अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। आई होप समझ में आया आपको। चलो, अब जब ये समझ में आ गया तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 मिनट समरी। 2 मिनट भी नहीं वैसे तो, क्योंकि जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने समझा कि मीनिंग क्या होता है। सोवरेनिटी से हम क्या समझते हैं? सोवरेनिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट इनडिवाइसेबल पावर, जो एक सरकार की होती है अपने देश और देशवासियों के लिए फैसला लेने की, ठीक है, पावर टू मेक डिसीजंस। इससे दो कॉनोटेशंस हमने समझा था। पहला ये कि एक कंट्री अपने फैसले ले सकती है विदाउट इंटरफेरेंस, यानी किसी भी भारी इंटरफेरेंसेस से अलग हम अपने देश के लिए फैसले ले सकते हैं। और दूसरा क्या था कि हम किसी पर डिपेंड नहीं हो रहे अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए, नॉट डिपेंडेड, ठीक है। हम किसी पर डिपेंड नहीं है, हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए खुद से बहुत अच्छे फैसले ले सकते हैं। ये मतलब है सोवरेनिटी का। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स को समझा, पहले थे जीन बॉर्डन और दूसरे थे थॉमस हॉब्स। उन दोनों ने ही एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को सपोर्ट किया, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को सपोर्ट किया। उसके बाद हमने थ्योरीज एंड यस वी कैन नॉट फॉरगेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने, सोवरेनिटी के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, नॉट एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, इट वाज योर यूनिवर्सैलिटी, सुप्रीमेसी, एब्सोल्यूटनेस, राइट, नॉट रूल ऑफ लॉ। ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, बिकॉज मैं भी कंफ्यूज हो गई इसमें। तो फीचर्स में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, ओके।
हाँ, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं क्या-क्या फीचर्स हैं। सुप्रीमेसी, एब्सोल्यूटनेस, परमानेंस, इंडिविजिबिलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे एंड देन टाइप्स पढ़ने के बाद हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी, मोनोइस्टिक, प्लूरलिस्टिक एंड पॉपुलर सोवरेग्निटी की थ्योरी। तो आई होप आपको सोवरेग्निटी का मतलब अभी तक क्लियर हो गया होगा। स्पेशली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको थ्योरीज ध्यान रखनी है एंड थिंकर्स याद रखने हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में सोवरेग्निटी का मतलब कोई नहीं पूछेगा, पर हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि एब्सोल्यूट सोवरेग्निटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। अंडरस्टूड? सो आई होप सोवरेग्निटी तो आपको यहाँ क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका पावर। पावर क्या होती है पॉलिटिकल थ्योरी में? शक्ति, है ना? अब हम भी जब ये वर्ड पावर सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारी अलग-अलग थॉट्स आते हैं पावर को लेके। जैसे कुछ लोगों के लिए पावर का मतलब हो सकता है वो पावरफुल होना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना जो दूसरों को कंट्रोल कर सके, राइट? किसी का मतलब पावर का होना हो सकता है कि भाई अगर इंसान पावरफुल है, तो ये कमज़ोर की मदद करेगा, राइट? तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक थिंकर ने अपने-अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हमें समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी की टर्म में पावर को किस तरह से हमें समझना चाहिए। तो चलो समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ पावर। पावर क्या है? एक एबिलिटी है, ठीक है? एबिलिटी है क्षमता, किसकी? एक इंडिविजुअल की या फिर एक ग्रुप की, टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विल। और रॉबर्ट डाल एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन टर्म्स ऑफ पावर। आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है ना? पर यहाँ से आप ध्यान देते चलना कि ऐसा क्यों है। ठीक है, रॉबर्ट डाल एक इंपॉर्टेंट नाम क्यों है ये मैं आगे समझाऊंगी। हाल फिलहाल पहले पावर का मतलब समझ लो। पावर is the ability of an individual or group to influence, control or direct the behavior of others even against their will। यानी पावर एक वो एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप की जो किसी दूसरे इंसान से वो चीजें भी करा सके जो वो नहीं करना चाहता। उसको कहा जाता है पावर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी जो सबसे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी वो दी थी रॉबर्ट डाल ने। तो उनका मानना था ए हैज अ पावर, इसको डबल कोट में कर देते हैं, ए हैज अ पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट ए कैन गेट बी डू समथिंग दैट बी वुड नॉट डू अदरवाइज। यानी ये कहते हैं कि ए जो है वो पावर रखता है बी के ऊपर इस हद तक कि ए जो चाहता है वो बी से करवा सकता है, हालांकि बी उसको अदरवाइज नहीं करना चाहता या नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये पावरफुल है या ए के पास पावर है तो वो बी से वो काम भी करवा रहा है जो बी ना करता अगर ए नहीं होता तो। समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो आप। देखो, पावर सिंपली एक वो एबिलिटी है एक इंडिविजुअल, एक इंसान या फिर एक ग्रुप की जो किसी दूसरे इंसान से वो काम करा सके जो वो नहीं करना चाहता था अदरवाइज। ठीक है, तो किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस, कंट्रोल या डायरेक्ट करना उसकी अपनी इच्छा के अगेंस्ट, उस एबिलिटी को बोलते हैं पावर। ठीक है, शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करता है, चाहे वह उसकी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कि ए बी से वह काम करवा सकता है जो बी सामान्यतः नहीं करता। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक वो पावर है जिससे आप दूसरे इंसान को इस हद तक इन्फ्लुएंस कर दो कि वो काम भी कर ले जो शायद वो ना करता। ठीक है, या नहीं करना चाहता, वो काम भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक पावरफुल इंसान का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है। तो ये तो हुआ पावर का मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा या एक बार पढ़ ही लेते हैं, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। दैट पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विल। शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करता है, चाहे वे उसकी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो। So this is the meaning of power in political theory। ठीक, let us move ahead और समझते हैं व्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट थिंकर्स। विचारकों के विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पावर के कॉन्सेप्ट में जब भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा
तो वो कहीं न कहीं थिंकर से रिलेटेड ही होगा। क्योंकि जो पावर के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो या पावर के जो एक कोर एलिमेंट्स हैं, वो दिए ही थिंकर्स ने हैं। ठीक है? तो देखो पावर मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, ही इज़ मैक्स वेबर एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर। इन्होंने क्या कहा? ही सेड पावर इज़ द एबिलिटी टू इम्पोज वन्स विल इवन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। शक्ति वह क्षमता है जिससे व्यक्ति विरोध के बावजूद अपनी इच्छा लागू कर सके। ठीक है? अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर में माय मदर इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है? अगर मैं कोई काम नहीं भी करना चाहूँ, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को वो बोला है और गुस्से में बोला है, तो फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा, इज़न्ट इट? तो इस चीज़ को मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि येस, माय मॉम इज़ वेरी पावरफुल इन द हाउस। जैसा वो काम करना चाहती है, वो मुझे करना ही करना पड़ेगा, भले ही मेरी इच्छा हो या ना हो। उसको बोलते हैं पावर एज़ पर मैक्स वेबर। ठीक है? तो मैक्स वेबर ने क्या कहा कि पावर इज़ द एबिलिटी टू इम्पोज वन्स विल अगेंस्ट वन्स विल इवन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है? विरोध के बावजूद भी किसी को अगर कोई काम करना पड़ रहा है, तो फिर सामने वाला इंसान पावरफुल है, उसी को पावर कहते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नेम रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल कहते हैं फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग पावर। इन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर जोर दिया। ठीक है? और इन्होंने कहा कि पावर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो देखो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अलग लगा आपको, है ना? दिस कॉन्सेप्ट इज कंपैरेटिवली अ बिट डिफरेंट। इसीलिए रॉबर्ट डाल का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पावर में ना डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है? ये चीज आप याद रखेंगे, जो ये चीज ये बोल्ड हो रखा है ना यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग पावर, ये कीवर्ड है, तो जो आप याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ रॉबर्ट डाल। ठीक है ना? तो इन्होंने निर्णय निर्माण में दिखाई देने वाली शक्ति, इन्होंने इसका ये कॉन्सेप्ट दिया है। और कैसे इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम डायमेंशंस ऑफ पावर्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये डिसीजन मेकिंग जो पावर है रॉबर्ट डाल की, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्स वेबर का क्या कहना था, रॉबर्ट डाल ने किस चीज पे फोकस किया इन टर्म्स ऑफ पावर, आपको समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी माइकल फूको। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। माइकल फूको ने क्या कॉन्सेप्ट दिया या इनका क्या मानना था? इन्होंने कहा कि शक्ति हर जगह है, पावर इज एवरीवेयर, इट इज एम्बेडेड इन सोशल रिलेशंस एंड नॉलेज। ठीक है? शक्ति हर जगह विद्यमान है और सामाजिक संबंधों तथा ज्ञान में निहित होती है। तो अब ये माइकल फूको का जो कॉन्सेप्ट था ना कि हर जगह पावर है, कैसे? इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी करा था अपनी थ्योरी में। ठीक है? लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना समझना है कि माइकल फूको पावर से रिलेटेड है, पावर का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और ये कहा था कि पावर इज एवरीवेयर, पावर हर जगह है। ये हमारी सोसाइटी में, हमारे सामाजिक संबंधों में भी पावर है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है, तो हमेशा एक पावरफुल इंसान का इन्फ्लुएंस रहता है, चाहे फिर आप अपनी फैमिली में उसको देख लो या फिर आप अपने पूरे देश के टर्म्स में उसको समझ लो। जहां पर भी पावर ज्यादा दिखेगी ना, वहां पर फैसले इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है? और ये माइकल फोको का मानना है कि जो पावर का कॉन्सेप्ट है, शक्ति तो हर जगह है। हमारे सामाजिक संबंधों में भी शक्ति जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना? इनफैक्ट यहाँ तक कि नॉलेज में भी। ठीक है? जैसे अब नॉलेज में कैसे, आप एक एग्जांपल समझ लो कि अगर मेरे पास बहुत ज्ञान है, ठीक है? किसी भी फॉर एग्जांपल अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का ही मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन एक दूसरी तरफ मैं तो चलो ठीक है, आई एम टीचिंग यू, बट अगर कोई एक रिसर्चर मेरे सामने आ जाए फ्रॉम द सेम फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ही हैज़ कंप्लीटेड हिज पीएचडी एंड एवरीथिंग, तो क्या होगा? हालाँकि मैं भी सब्जेक्ट नॉलेज रखती हूँ और वो भी सब्जेक्ट नॉलेज रखते हैं। लेकिन क्योंकि he has a higher degree and higher research value, तो फिर क्या होगा? That he will be considered more powerful over me. तो नॉलेज में भी पावर है। दिस इज वॉट माइकल फूको ट्राई टू एक्सप्लेन कि नॉलेज, सॉरी, पावर तो हर जगह है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो सोशल रिलेशन हो, पावर इज एवरीवेयर। ठीक है? उसके बाद आता है नाम स्टीवन लुक्स का। स्टीवन लुक्स ने थ्री डायमेंशन ऑफ पावर्स दिए और इसी को हमें समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप इसको 2 3 4 जितने स्टार्स लगाना चाहो लगा सकते हो। पावर्स के कॉन्सेप्ट में अगर कोई टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फिलहाल लेट अस क्विकली रिवाइज व्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट थिंकर। सबसे पहले मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन किया कि पावर वह एबिलिटी है जिससे आप व्यक्ति के विरोध के बावजूद भी, रेजिस्टेंस के बावजूद भी अपनी इच्छा उस पर लागू कर सको, वो पावर है। रॉबर्ट डाल ने कॉन्सेप्ट दिया कि पावर वो है जहां पर आप फैसले पहले उठकर ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग अगर आप कर रहे हो तो वो पावर है।
ठीक है, और वो कहते हैं कि पावर को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और नाप भी सकते हो, इट इज मेजरेबल ऑल्सो। फिर आए माइकल फूको। माइकल फूको ने कहा कि अरे यार, पावर तो सब जगह है भाई, आप कहीं भी देख लो, आप नॉलेज की टर्म्स में देख लो, आप सोशल रिलेशनशिप्स में देख लो, हर जगह पावर है ना? आप हर जगह यही तो कर रहे हो ना, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है उसकी बात माननी पड़ रही है भाई, है ना? तो ही सेड पावर इज एवरीवेयर। एंड देन केम स्टीवन लुक्स, जिन्होंने दिया थ्री डायमेंशंस ऑफ पावर, और उसको अभी हम नीचे समझते हैं और अच्छे से इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो तीन डायमेंशंस होती है, तीन आयाम होते हैं शक्ति के, ठीक है ना? पहला डायमेंशन पहला डायमेंशन था डिसीजन मेकिंग पावर, जिसको दिया था रॉबर्ट डाल ने, ठीक है? इसलिए मैं आपको कह रही थी इन द फर्स्ट स्लाइड कि नाम जो है ना रॉबर्ट डाल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट डायमेंशन यानी डिसीजन मेकिंग पावर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ पावर किसने दिया, तो आप नाम लेंगे, या ऑप्शन अगर होगा तो आप टिक करेंगे स्टीवन स्टीवन लुक्स का, ठीक है? डायमेंशंस ऑफ पावर जो है वो एक जगह पर इसकी स्टडी करने वाले इंसान थे स्टीवन लुक्स, और उन्होंने उसके तीन डायमेंशंस बताए। पहला डायमेंशन उन्होंने कहा रॉबर्ट डाल का दिया हुआ है, दैट इज डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है? अब क्या होता है देखो, पावर इज विजिबल इन डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस, इट शोज हु विंस व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे मैंने बताया कि फैसले लेने में जो इंसान जीत रहा है, ये जिस इंसान का फैसला माना जा रहा है, वो पावर होगा या वो पावरफुल होगा। तो उन्होंने बोला कि पावर जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में विजिबल है, ठीक है? ये शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिखाई देती है, ये बताती है कि संघर्ष में कौन जीतता है, ठीक? अब कॉन्फ्लिक्ट में कौन जीत रहा है, जो जीत गया वो पावरफुल हो गया, ठीक है? उसके बाद इनका जो की आइडिया है वो है ए हैज पावर ओवर बी व्हेन ए कैन मेक बी डू समथिंग। तो वो बोलते हैं कि ए जो है वो बी के ऊपर पावर रखता है, यानी ए बी से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ए बी से वो काम करवा सकता है जो वो करवाना चाहता है ना? ए बी से कोई भी काम करवा सकता है, तो मतलब कि ए पावरफुल है और ए के पास पावर है। तो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में पावर का कॉन्सेप्ट देने वाले जो थिंकर थे वो थे रॉबर्ट डाल। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर, एंड दैट इज ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पासेस अ लॉ डिस्पाइट ऑपोजिशन। सरकार विरोध के बावजूद किसी कानून को क्या करती है, पारित करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिसीजन मेकिंग का। यानी कि भाई अगर सरकार लोगों के विरोध के बावजूद भी कोई कानून लाने में सक्षम है, तो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, यानी वो फैसला ले सकती है भले ही उसका कितना भी विरोध हुआ हो, या फिर भले ही जनता नहीं करना चाहती उस चीज को, लेकिन अब क्योंकि कानून आ गया है तो करना पड़ेगा। यानी कि सरकार हमसे वो काम करवा रही है जो हम शायद नहीं करना चाहते, बट फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स ज्यादा है और सरकार क्या है, पावरफुल। तो ये टर्म्स ऑफ पावर, ये डायमेंशन ऑफ पावर दिया था रॉबर्ट डाल ने इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले लेने की टर्म्स में। सो रॉबर्ट डाल is related to decision making, and that is your first dimension of power. Understood? Now let us move on. देखते हैं सेकंड डायमेंशन क्या है। सेकंड डायमेंशन है एजेंडा सेटिंग। अब एजेंडा सेटिंग मतलब, देखो, पढ़ो यहाँ पर, पावर इज नॉट जस्ट अबाउट डिसीजंस बट ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग व्हाट इश्यूज आर डिस्कस्ड। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना एजेंडा सेटिंग का, अब इनका मानना है कि भाई पावर सिर्फ वो नहीं है कि आपने क्या फैसला सुना दिया, पावर वो भी है कि किन मुद्दों को आप डिस्कस कर रहे हो और किन मुद्दों को आप इग्नोर कर रहे हो। अब ये चीज आप हमारे गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट नहीं तो हम इसको एक मीडिया के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है? अब अगर हमारे देश की मीडिया, मीडिया को फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, हम सबको पता होगा, है ना? ये अगर नहीं भी पता तो अभी अब पता चल गया, राइट, कि मीडिया इज वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर मीडिया इंपॉर्टेंट इश्यूज को छोड़ के कोई दूसरे इश्यूज डिस्कस करने लग जाए और लोग उससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है एजेंडा सेटिंग का। कि देखो, पावर जो है वो सिर्फ फैसले लेने वाली चीज नहीं है, पावर वो भी है जो लोगों को
ये डिसाइड करवा रही है कि कौन से मुद्दे हमें डिस्कस करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है? इसीलिए जो ये सेकंड डायमेंशन है ना, ये है एजेंडा सेटिंग। क्या होता है कि शक्ति केवल निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी तय करती है कि कौन से मुद्दे चर्चा में आएँगे। ठीक है? ये भी तो पावरफुल लोग ही डिसाइड करेंगे। जिसके पास पावर है वही डिसाइड करेगा कि हमें लोगों को क्या बताना है, लोगों को क्या दिखाना है, राइट? और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया था पीटर बैकराग एंड मॉर्टन बराट्स ने। देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी-सी इधर-उधर हो सकती है, बट आप ये नाम याद रखना अपने एग्ज़ाम के लिए, दैट्स इट। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? बाचराक एंड बराट्स। चलो, प्रोनाउंसिएशन भी सही हो गई, ठीक है? तो आप जो है ये 2 नाम, इन 2 शख्स के नाम याद रखना कि इन्होंने जो सेकंड डायमेंशन दिया, वो डायमेंशन था एजेंडा सेटिंग का, ठीक है? और इन्होंने कहा कि पावर जो है वो सिर्फ़ फैसले लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि आप किन मुद्दों को डिस्कस करोगे, किन इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करोगे, वो चीज़ भी इन्फ्लुएंस करने वाली एक आइडिया को पावर कहा जाता है, ठीक है? एंड देन ही आल्सो सेड दैट पावर प्रिवेंट्स सर्टेन ग्रीवेंसेस फ्रॉम बीइंग वॉइस्ड। और उनका मानना ये था कि जो भी मुद्दे आप उठा रहे हो, कुछ चीज़ों को अगर इग्नोर कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, कुछ सोशल इश्यूज इग्नोर भी हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी मीडिया का एग्जांपल दिया। सो व्हाट इज इट दैट मीडिया इग्नोर्स सर्टेन सोशल इश्यूज, है ना? तो इनका मानना है कि पावर या फिर शक्ति एक ऐसी चीज है जो लोगों का ध्यान भटका सकती है इंपॉर्टेंट इश्यूज से, और वो चीज लोगों को ध्यान में ला सकती है जो शायद वो लोग चाहते हो। ठीक है? जैसे कुछ सामाजिक मुद्दों को चर्चा से बाहर रखा जाता है, और ये चीज कौन कर सकता है? केवल और केवल वो जिनके पास पावर हो। आई होप द सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर इज क्लियर टू यू ऑल। सो जस्ट अ क्विक रिविजन। 2 मिनट भी नहीं हुआ है, अभी राइटिंग है 2 मिनट हियर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर, ये है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग पावर एंड द थिंकर्स, ये जो लोग एसोसिएटेड है सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर से, वो है पीटर बैचराक एंड मॉर्टन बराट्स। और इनका मानना ये था कि पावर सिर्फ फैसले लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि आप किन मुद्दों पर चर्चा करोगे, वो चीज को कंट्रोल करने वाली जो एक शक्ति है, दैट इज योर पावर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। दिस इज व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय दीज टू थिंकर्स। तो व्हाट वाज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर? डिसीजन मेकिंग, है ना? कि जो फैसला ले पा रहा है दूसरे की मर्जी के खिलाफ भी, वो इंसान पावरफुल होगा, उसको हम पावर कहेंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट डाल ने। उसके बाद सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर, ऑलरेडी डिस्कस द एजेंडा सेटिंग, कि कौन से मुद्दे डिस्कस करने हैं, इस चीज का कंट्रोल जिसके पास है वो पावरफुल है। अब समझते हैं थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर इज आइडियोलॉजिकल पावर, और ये दी थी स्टीवन लुक्स ने। दिस इज द पर्सन एंड द थिंकर, और इन्होंने ही सारे डायमेंशंस को एक जगह इकट्ठा करके डायमेंशंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो डायमेंशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट स्टीवन लुक्स का है। हालांकि इसमें जो उन्होंने 3 डायमेंशंस डिस्क्राइब करे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड डायमेंशन स्टीवन लुक्स के खुद कर दिया हुआ एक डायमेंशन है। लेट अस अंडरस्टैंड क्या है ये डायमेंशन। ही सेज पावर शेप्स बिलीव्स, preferences and perceptions so that people accept domination willingly। स्टीवन लुक्स का मानना है कि पावर जो है ना, वो शक्ति रखती है जो हमारी आइडियोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है ना? देखो, यह शक्ति लोगों की सोच, इच्छाओं और धारणाओं को प्रभावित करती है ताकि वे अ, स्वेच्छा से सत्ता को स्वीकार करें। तो थर्ड डायमेंशन या फिर स्टीवन लुक्स के अकॉर्डिंग पावर जो है, हमारी पावर मतलब एक ऐसी चीज है जो हमारे बिलीव्स, प्रेफरेंसेस और परसेप्शंस को शेप करती है। जो हम मानते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो धारणाएं हम रखते हैं, उसको भी चेंज कर देती है। क्यों? ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर सरकार की डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है? यानी कि इस तरह से एक कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हिटलर था, है ना? विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिटलर हियर। हिटलर ने क्या करा था? लोगों को इन्फ्लुएंस करा था, ठीक है? और लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करा था कि वो उसकी डोमिनेशन को बहुत खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर रहे थे,
इग्नोरिंग द फैक्ट कि वो कहीं न कहीं हार्मफुल भी है या फिर कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसी और ग्रुप का भी, ठीक है ना? लेकिन हिटलर को हम इन पॉलिटिकल टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं दैट दिस पर्सन वाज़ पावरफुल। क्योंकि स्टीवन लुक्स कहते हैं कि पावर वो है जहाँ पर आप लोगों की सोचने समझने की शक्ति को भी बदल सकते हो एज़ पर टू मेक देम एक्सेप्ट क्या? अपनी डोमिनेशन, ठीक है? सो सिंपली थर्ड डायमेंशन पावर को कैसे एक्सप्लेन करती है कि पावर जो है हमारे बिलीव्स, जिस तरह हम सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो सबको चेंज करती है ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर सरकार की, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ चाइना, ठीक है? तो चाइना का क्या रूल है? चाइना में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो ये कहती है कि भई हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, ठीक है? पर आपको सिर्फ़ हमें ही वोट देना है क्योंकि देखो मेजॉरिटी पार्टी रूल तो वहाँ पर है नहीं। सॉरी, नॉट मेजॉरिटी पार्टी रूल, मल्टी पार्टी रूल, है ना? चाइना में देयर इज़ नो मल्टी पार्टी रूल, देयर इज़ ओनली वन पार्टी। तो पावर स्टीवन लोक्स के अकॉर्डिंग वो है कि आप इतनी पावर रखो और पावर एक वो चीज़ है जिससे ना केवल फैसला लेना या मुद्दे डिसाइड करना, बल्कि लोगों का सोचना और समझना भी चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? दैट इज़ पावर अकॉर्डिंग टू स्टीवन लुक्स। और इनका की आइडिया था कि लोगों को ना ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो किसी की डोमिनेंस में या किसी की बातों में ऑलरेडी आ चुके हैं। पावर स्टीवन लुक्स के लिए एक वो आइडियोलॉजी है, ठीक है? मतलब पावर स्टीवन लुक्स कहते हैं कि लोगों को एक तरह से अपनी बातें मनवाना, अपने डोमिनेंस को एक्सेप्ट करवाने का भी एक तरीका है। तो पावर वो चीज़ है जिससे लोग अपने सोचने-समझने की शक्ति को आपके डोमिनेंस को एक्सेप्ट करने के अनुसार बदल लें। और उनको ये पता भी नहीं चलता कि वो जो है ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। पीपल एक्सेप्ट इनइक्वालिटी एज़ नेचुरल। अब जैसे कि अ, आपको बोल दिया जाए, ठीक है, कि अरे बेटा कोई बात नहीं, आपका पढ़ाई में वैसे ही मन नहीं लगता, मैथ्स आपको वैसे भी समझ में नहीं आती, तो कोई बात नहीं, लेट योर कज़न ब्रदर डू या लेट योर सिस्टर स्टडी मैथमेटिक्स, उनको मैथ्स लेने दो अपना 11th-12th में, आप ह्यूमैनिटीज़ ले लो, ठीक है? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं ना, आपको शुरू से ही मैथ्स नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। मतलब हम इस तरह से बातों में आ जाते हैं कि हम इनइक्वालिटी को भी एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरल समझ के, कि हाँ, चलिए तो नेचुरल सी ही बात है। कभी भी मुझे समझ में नहीं आई मैथमेटिक्स तो क्या ही करना, है ना? तो सही कह रहे हैं वो। ये होता है आइडियोलॉजिकल पावर। जब आप अपने बात करने के तरीके से अपने अपने इन्फ्लुएंस से दूसरों को इतना प्रभावित कर दो कि वो आपकी डोमिनेंस को या फिर आप जो कह रहे हो ना, उसको बिना किसी सवाल पूछे उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है? और इसीलिए स्टीवन लुक्स कहते हैं कि लोगों को अक्सर ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती कि वो ऑलरेडी डोमिनेट हो रहे हैं। अंडरस्टूड? लोग असमानता को स्वाभाविक मान लेते हैं। दैट इज़ व्हाट स्टीवन लुक्स सेड। जस्ट अ सेकंड। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड नॉइसेस एट द बैकग्राउंड, बट फोकस खराब नहीं करते एंड लेट अस कंटिन्यू विद आवर लेक्चर ओनली। सो नेक्स्ट जो हमें समझना है ना, वो समझना है पावर वर्सेस अथॉरिटी को। क्या होता है पावर और क्या होती है अथॉरिटी? देखो ये दोनों ही टर्म्स कहीं न कहीं सिमिलर भी लग रहे हैं ना, शक्ति और आधिकारिकता। अब क्या होता है पावर देखो, लेट अस अंडरस्टैंड। पावर मीन्स द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर। सिंपल टर्म्स में जब दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता अगर आप रखते हो, तो फिर कह सकते हैं दैट यू आर पावरफुल। एंड देन द सेकंड टर्म कम्स योर अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स लेजिटिमेट एंड एक्सेप्टेड पावर। वैध या फिर दैट इज लीगली एक्सेप्टेड। ठीक है, कानूनी तौर पर अगर किसी चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो दैट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, लेजिटिमेसी यानी वैध, और वैध वो चीज होगी मे बी जो लीगली एक्सेप्टेड हो। ठीक है ना? सो दैट इज अथॉरिटी, और लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हों, दैट इज योर अथॉरिटी। तो सिंपल टर्म्स में एक बार फिर से इसको, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग ना, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पावर दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता। अगर आप किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करके उससे अपना काम करवा पा रहे हो, जो चाहे वो शायद नहीं भी करता, लेकिन क्योंकि आपके कहने पर अगर वो कर रहा है तो आप उसको पावर कह सकते हो। ठीक है, दूसरों को कंट्रोल करने की एबिलिटी इज पावर। सिंपल। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी एक वो चीज है जो लेजिटिमेट हो यानी वैध हो,
ठीक है, और एक्सेप्टेड हो। लेजिटिमेट इन टर्म्स ऑफ कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो लीगल भी है ना? लोग कुछ भी मतलब आप कुछ भी एक्सट्रीम नहीं कर रहे हो, दैट इज़ लीगल, है ना? लीगल है, कानूनी है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हो गई अथॉरिटी, ठीक है? और मैक्स वेबर का एक बहुत इम्पोर्टेंट कथन है दैट अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट पावर। अथॉरिटी क्या है? एक लेजिटिमेट पावर है। यानी अथॉरिटी वो पावर है जो लीगली एक्सेप्टेड है बाय द पीपल, ठीक है? तो अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर यानी अथॉरिटी इज लीगल एंड एक्सेप्टेड पावर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना और इसको अच्छे से समझना दैट जस्ट अ सेकेंड। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अब देखो हमने पावर क्या है और अथॉरिटी क्या है उसको समझा, ठीक है? अब मैक्स वेबर ने इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताया है, ठीक है? उन्होंने कहा जो पावर है ना, सॉरी, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या है? पावर को आप लीगल कर दो, यानी इसको एक तरह से कानूनी मान्यता दे दो और दूसरी चीज़ सभी लोग इसको एक्सेप्ट भी करें, इसको एक्सेप्टेबल बना दो, ठीक है? तो जब आप अथॉरिटी को लीगल सॉरी पावर को जब आप लीगल और एक्सेप्टेबल बना देते हो लोगों के द्वारा, तो वो बन जाती है अथॉरिटी एंड दिस इज़ व्हाट मैक्स वेबर सेड। तो मैक्स वेबर ने एक रिलेशनशिप दिखाया अथॉरिटी और पावर के बीच का, ठीक है? चलो संबंध रिलेशन जो हम अभी समझ रहे थे इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं दैट पावर बिकम्स अथॉरिटी व्हेन इट गेन्स लेजिटिमेसी। यानी पावर अथॉरिटी तब बनती है जब वो लेजिटिमेसी या फिर लीगल एक्सेप्टेंस प्राप्त कर ले, ठीक है? जब शक्ति को वैधता मिलती है तो वह अधिकारिता बन जाती है एंड अथॉरिटी इज मोर स्टेबल एंड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पावर। और अथॉरिटी एक ज्यादा स्टेबल यानी ज्यादा स्थिर और ज्यादा एक्सेप्टेड ज्यादा स्वीकार की हुई फॉर्म है पावर की। क्योंकि अथॉरिटी में क्या है, एक तो सब लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद से अपनी मर्जी से और दूसरा कानूनी तौर पर भी इसकी वैधता साबित है। तो इसीलिए अथॉरिटी जो है एक ज्यादा स्टेबल और एक ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पावर है और इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया था मैक्स वेबर ने। अंडरस्टूड? मूविंग ऑन। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए और ये दी थी मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स दिए थे अथॉरिटी के, ठीक है? अब देखो पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है, ठीक है? परंपराओं पर और रीति रिवाजों पर आधारित होती है अथॉरिटी, ठीक है? बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, हेरिडिटरी कि हमारे जनरेशन से कि पहले दादा ये चीज़ें फ़ॉलो करते थे, फिर उसके बाद पापा, फिर हम भी वही चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये जो एक अथॉरिटी है ना, ये चलती आ रही है। जैसे हम पैटर्निटी वो होता है, हम पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। तो ये एक मान्यता है कि भई जो घरों में अथॉरिटी है, वो मेल मेंबर्स को ज़्यादा मिलेगी। अगर घर में मम्मी या पापा हैं, तो पापा जो है वो ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं, हम कहते हैं ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहता है कि जो पावर है, जो ये अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो हेरिडिटरी है और इसके कोई रिटर्न रूल्स नहीं चाहिए हमें, है ना? तो परंपराओं से चलता आ रहा है, ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं, तो दैट इज़ योर ट्रेडिशनल अथॉरिटी। उसके बाद आती है चरिस्मैटिक अथॉरिटी। चरिस्मैटिक अथॉरिटी ये बेस होती है पर्सनल क्वालिटीज़ पर, चार्म पर, चरिस्मा ऑफ अ लीडर। यानी कोई एक व्यक्ति कितना अपने अंदर अट्रैक्टिवनेस रखता है कि लोग उसे सुने, ठीक है? लोग उसकी क्वालिटीज़ को समझे। वो होता है चरिस्मैटिक अथॉरिटी यानी लोग आपसे आपकी पर्सनैलिटी की वज़ह से प्रभावित हो रहे हैं कि हाँ यार, ये इंसान बहुत अच्छा बोलता है, ये बड़े काम की बात करता है, ये हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकता है ना? तो वो होती है चरिस्मैटिक अथॉरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जवाहरलाल नेहरू को बहुत लोग पसंद करते थे, है ना? उनकी कहा जाता था कि ही हैड अ वेरी चरिस्मैटिक पर्सनैलिटी, द वे ही यूज्ड टू टॉक, द वे ही यूज्ड टू कैरी थिंग्स फॉरवर्ड। तो और हर किसी का इसमें इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है। जैसे कि रेवोल्यूशनरी लीडर्स, ठीक है? जैसे कि हिटलर से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए थे, है ना? लेनिन से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए थे। तो ये रेवोल्यूशनरी लीडर्स क्या थी? इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? चरिस्मैटिक। इसीलिए इनकी अथॉरिटी को चरिस्मैटिक अथॉरिटी कहा जाता है। ये पर्सनैलिटी पर बेस्ड होती है। लोग इमोशनल अटैचमेंट कर बैठते हैं अपने लीडर से, पर ये स्टेबल नहीं होती, है ना? ये लीडर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने जो आइडियाज़ हैं, उनको आगे लेकर के जाएगा।
ठीक है ना? तो ये व्यक्तित्व पर आधारित होती है और स्थिर नहीं होती एंड अनुयायियों का भावनात्मक जुड़ाव होता है, मतलब हम इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं अपने किसी भी लीडर से, राइट? तो बोलता है ना कि करिश्मा, ही हैज़ अ वेरी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। तो वो होता है एक पर्सन की एक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, ठीक है ना? देन थर्ड होती है हमारी लीगल रैशनल अथॉरिटी, यानी वैधानिक और तार्किक अधिकारिता। यानी यहाँ पर जो है अथॉरिटी कानून पर बेस्ड होती है, ठीक है, रूल्स पर बेस्ड होती है और फॉर्मल प्रोसीजर्स, यानी जो भी हम नियम वगैरह बनाते हैं उस पर बेस्ड होती है। यानी कि कानून जिसको अथॉरिटी देगा वो बॉडी बन जाएगी एक हमारी पावरफुल अथॉरिटी, यानी उसके पास पावर्स आ जाएंगी बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, उसको लीगल स्टेटस दे दिया, उसको लीगल पावर्स दे दी, तो अब ये एक अथॉरिटी बन गई, है ना? अब ये जो है बाकी लोगों पर एक तरह से कंट्रोल कर सकती है या फैसले ले सकती है, इज़न्ट इट? तो वो अथॉरिटी जो कानून या रूल्स खुद बनाती है ना? यह अधिकारिता कानून और नियमों पर आधारित होती है और इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि यहाँ पर जो कानून होते हैं वो रिटन होते हैं। ठीक है? जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स रिटन, राइट? हमारे सारी जो रूल्स हैं वो रिटन है। कॉन्स्टिट्यूशन, यस। सो रूल्स आर रिटन हियर। देन इम्पर्सनल, अब ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होते। ये ऑफिसेस से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन का आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक ऑफिस है, एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि कोई इंसान जिसको हमने पावर दे दी। ठीक है? तो जो ये लीगल रैशनल अथॉरिटी है ना, ये जनरली ऑफिस को, जैसे हम बोलते हैं ना ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, हालाँकि है तो वो एक इंसान ही, लेकिन हम उसको कंसीडर एज़ एन ऑफिस करते हैं इन लीगल टर्म्स। तो इम्पर्सनल है, किसी इंसान से अटैच नहीं होती है वो। और मॉडर्न स्टेट्स में आजकल यही अथॉरिटी पाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक कानून फॉलो करती है, एक लीगल सिस्टम को फॉलो करती है और उसी के अनुसार वो अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब कंक्लूजन क्या मिला हमें, देखो, पावर ऑपरेट्स एट मल्टीपल लेवल्स फ्रॉम विजिबल डिसीजन टू हिडन इन्फ्लुएंस ओवर आइडियाज। और अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है एक लेजिटिमेट यानी वैध फॉर्म ऑफ पावर, मेकिंग गवर्नेंस स्टेबल एंड एक्सेप्टेबल। यानी पावर, जो अथॉर पावर क्या है, अलग अलग लेवल्स पर पाई जाती है। कुछ विजिबल डिसीजन जो इंसान एक से, मतलब कोई इंसान ऐसा है पावरफुल जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करके अपना काम करा सकता है, तो वो विजिबल पावर हो गई। ठीक है? या फिर कुछ हिडन इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आइडियोलॉजी क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेबल और एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पावर। यानी पावर तो इंक्लूडेड है, पावर तो है, लेकिन वो कैसी है? स्टेबल है, लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और वैध है, लेजिटिमेट है। ठीक है? लीगली एक्सेप्टेड है। तो वो होती है अथॉरिटी। आई होप आपको पावर और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है? अथॉरिटी एक स्टेबल प्लस एक्सेप्टेबल, जस्ट अ सेकेंड, एक्सेप्टेबल, गॉड सॉरी सॉरी, ओके, विल यहाँ नीचे लिख देते हैं, एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पावर है। अंडरस्टूड? चलो, नाउ इट्स द टाइम टू डू सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्विकली देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। Who defined power as A has power over B to extend that A can get B to do something B would not do otherwise? देखो, जब बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पर इसका आंसर आपको मिल गया था। देखो, शक्ति को ए बी से वह काम करवा सकता है जो बी सामान्यता नहीं करना चाहता। ये किसने कहा? इसमें आ जाता है हमारा क्या, माइकल फूको इसके विचारक रहे। माइकल फूको ने क्या कहा कि भाई पावर इज एवरीवेयर, पावर तो सब जगह होती है, तो इन्होंने ये ए बी का तो कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं। ठीक है? उसके बाद स्टीवन लूक ने तो आइडियोलॉजी बेस्ड पावर का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बचे मैक्स वेबर और रॉबर्ट डाल। ठीक है? मैक्स वेबर ने क्या कहा कि भाई जो पावर है, अगर एक किसी दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस होकर उससे काम करवा पा रहा है तो वो पावर है। और ये जो जो एग्जैक्ट ये वाली जो लाइन कोट हो रखी है ना, तो इसमें आ जाता है डिसीजन मेकिंग। यानी ए बी से वो काम करवा पा रहा है जो बी अगर खुद अकेला होता तो शायद वो उसको नहीं करता। तो इसका आंसर होगा बी, रॉबर्ट डाल। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
the third dimension of power ideological power is associated with. Now this is very simple, okay. अब हमने पढ़ा ही है कि जो तीसरा डायमेंशन है ना पावर का, जहां पर आइडियोलॉजी पर बेस्ड पावर है, वो किसने दिया है? आंसर इज ऑप्शन सी, स्टीवन लुक्स. इट वाज नॉट मैक्स वेबर, नॉट पीटर बैकरैक, नॉट रॉबर्ट डाल. ठीक है, सो वी हैव गॉट द आंसर. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन. हु इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंडा सेटिंग पावर? अब एजेंडा सेटिंग पावर थी हमारी सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर. किसने दी थी ये? दो लोग थे, दो पर्सनालिटीज थी जिनको हमने पढ़ा था, और ऑप्शंस में देख करके हमें पता चल रहा है दैट देखो कार्ल मार्क्स तो दूर से दूर तक है ही नहीं पावर से रिलेटेड फिलहाल, राइट. रॉबर्ट डाल फर्स्ट डायमेंशन, स्टीवन लुक्स थर्ड डायमेंशन. ठीक है, मतलब इन्होंने रॉबर्ट डाल ने डिसीजन मेकिंग पावर्स दी थी और इन्होंने आइडियोलॉजी की दी थी. एजेंडा सेटिंग पावर्स के बारे में बात किया था पीटर बैकरैक और मॉर्टन बराट्स ने. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which theory argues that sovereignty is divided among different groups? चलो अब ये क्वेश्चन जो है आपका सोवरेग्निटी से रिलेटेड है. सॉरी. Which theory argues that sovereignty is divided among different groups? मोनिस्टिक थ्योरी. मोनिस्टिक मतलब मोनो मतलब वन, तो भाई ये तो क्लियरली हमें पता चल गया नहीं है आंसर. लीगल थ्योरी, नॉट नेसेसरीली. डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स यानी प्लूरल, एक से ज्यादा, तो आंसर इज प्लूरलिस्टिक थ्योरी. ठीक है, देखो जब आप पढ़ लेते हो ना कॉन्सेप्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस करने में आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई आई से कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब सोवरेग्निटी एज एब्सोल्यूट एंड इनडिवाइसेबल? किसने कहा कि भाई जो सोवरेग्निटी है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है और डिवाइड नहीं हो सकती? अब यहाँ पर आप नाम देखो, जे रूसो, इन्होंने तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था, पॉपुलर सोवरेग्निटी, नॉट द आंसर. जीन बॉर्डेन, नॉट श्योर. हैरन लास्की, नहीं, हैरन लास्की ने तो एब्सोल्यूट और इनडिवाइसेबल पावर की बात नहीं की. और जॉन लॉक भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है. तो जिस थिंकर के बारे में हमने पढ़ा है जो एसोसिएटेड है एब्सोल्यूट और इनडिवाइसेबल सोवरेग्निटी से, वो है जीन बोर्डेन. अंडरस्टूड. चलो, नाउ आई होप ये जो दो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं, सोवरेग्निटी और पावर, ये दोनों ही आपको समझ में आया होगा. पावर में थ्री डायमेंशंस ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कौन सा थिंकर कौन से डायमेंशन से रिलेटेड है. एंड सोवरेग्निटी में भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरीज एटसेट्रा, मोनिस्टिक रूलिस्टिक थ्योरीज एटसेट्रा आपको मालूम होना चाहिए. एंड आई एम अस्यूमिंग कि आपको ये तो टॉपिक समझ में आए होंगे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू हैव ऑलरेडी लुक्ड अपॉन कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं. तो आई होप आप अब कंफ्यूज नहीं होगे. रिविजन करिएगा अच्छे से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन. रिवाइज करना. एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.